जय हिंद बच्चों। आई एम प्रियंका गुप्ता, योर एजुकेटर. We are now Mahamna Institute. This is the platform for biology students and other students also. Okay. आज हम पढ़ेंगे आपके बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स जो कि आपका एनसीईआरटी से रिलेट करता है. चैप्टर 5 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम म्यूटेशन टॉपिक को कवर करेंगे. ठीक है. देखिए, अगर हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो म्यूटेशन को दिया, मतलब चलो ठीक है, देने की बात तो हम पहले बाद में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि म्यूटेशन से हम क्या समझते हैं. ठीक है. म्यूटेशन ऑलवेज जैसे होता है कि हम एक इंग्रेडिएंट्स की तरह किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, तो म्यूटेशन भी ऐसी ही एक चीज़ है जो कि आपके पूरे एवोल्यूशन चीज़ों को लेके, या फिर हम बात करें कि आपके जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम को लेके है, वहाँ पे कहीं ना कहीं म्यूटेशन का नाम आ ही जाता है. ठीक है. तो म्यूटेशन एक ऐसा आपका इनहेरिटेबल चेंजेस है, या फिर ये कह लीजिए लार्ज स्पॉन्टेनियस चेंजेस है, जिसका रिजल्ट हमें निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही देखने को मिलता है. ठीक है. समझिए. अब देखिए, म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो म्यूटेशन को सबसे पहले ह्यूगो डी वर्सस ने दिया था. ठीक. जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहला जो टर्म यूज़ किया था म्यूटेशन, वो उनके ही द्वारा यूज़ किया गया था. ठीक है. उन्होंने बताया था कि म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक ऐसा चेंज है, हेरिटेबल चेंज है, या फिर स्पॉन्टेनियस चेंज है, जिससे कि हमें में भी निगेटिव या पॉजिटिव रिजल्टेंट देखने को मिलते हैं. कह लीजिए, यानी कि प्रॉपर जो चेंज हमें मिलेगा वो निगेटिव एंड पॉजिटिव के थ्रू देखने को मिलेगा. ठीक है. फिर उसके बाद म्यूटेशन की कुछ चीज़ों को बताया एक और आपके साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉबरीज हैंके, जिन्होंने म्यूटेशन के सेल्स के बेसिस पे बताया कि एक्चुअली अगर हम म्यूटेशन के सेल के बेसिस पे बात करें, सेल्स आप समझ रहे हैं क्या होता है. ठीक है. तो सेल्स के बेसिस पे अगर उन्होंने बताया जो बात, तो उन्होंने बताया कि म्यूटेशन क्या है, एक तरीका का मिस्टेक है, या फिर क्या है, मिस पॉइंट है. ठीक है. जिसका मतलब होता है कि कोई चेंजेस या किसी प्रकार का गलती हो जाना. ठीक है. किसमें? सेल्स की कोडिंग्स में, या फिर सेल्स के अरेंजमेंट में. ठीक है. तो जो म्यूटेशन है, देखिए अगर ब्रॉड बेसिस पे बात किया जाए तो म्यूटेशन जो है आपका वो दो तरीके का होता है. एक होता है आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. नॉन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को हम दो तरीके से जानते हैं. जैसे कि नॉन स्पॉन्टेनियस को हम इंड्यूस म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम आर्टिफिशियल म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं. और जो आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है उसे हम बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल म्यूटेशन के नाम से जानते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं हम आपके कि म्यूटेशन के कई सारे टाइप्स है, वो कई सारे टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं. मतलब अलग अलग बेसिस है कि किन पे डिपेंड है या फिर क्या है, तो वो सारी डिवाइड होती है. तो देखिए, सेल के अगर बेसिस पे बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है, तो म्यूटेशन दो तरीके से डिवाइड किया गया है. ठीक. आइए हम जानते हैं किस तरीके से. अगर देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि ह्यूगो डी ने सबसे पहले जो टर्म दिया था, टर्म इंट्रोड्यूस किया था, वो था आपका म्यूटेशन. ठीक है. फिर उसके बाद अगर हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो टाइप्स की. ठीक है. अगर म्यूटेशन के टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो आता है वो आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सेल टाइप. ओके. तो अगर हम सेल टाइप की बात करते हैं तो देखिए, म्यूटेशन दो तरीके से होता है. अगर सेल पे वो डिपेंड है, अगर सेल के टाइप्स के डिपेंडेंस पे अगर हम बात करते हैं तो वो दो तरीके के होते हैं. कौन कौन से? पहला है आपका सोमैटिक सेल. ठीक है. जिसको हम सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. समझ गए. दूसरा है आपका ऑटोसोमल डिसऑर्डर, या आपका
म्यूटेशन, इस तरीके से भी हम जानते हैं, ठीक है, या फिर सोमैटिक सेल म्यूटेशन के नाम से भी हम जानते हैं इसको, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके सेल टाइप के, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि सोमैटिक एंड ऑटोसोमल आपका जो है वो सेम है, ठीक है, और जो दूसरा है वो है आपका गैमेटिक सेल, गैमेटिक सेल या फिर म्यूटेशन या आपका डिसऑर्डर, ठीक है। देखिए सोमैटिक सेल को हम ऑटोसोमल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसमें आपका सोमैटिक में देखिए हम बात कर रहे थे अभी कि सोमैटिक और ऑटोसोमल जो सेल है वो हमारा एक म्यूटेशन बताता है जो कि सेल के बेसिस पे होता है, दूसरा हमारा गैमेटिक एंड सेक्स क्रोमोसोमल सेल जो कि एक तरीके से म्यूटेशन होता है। हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है दो तरीके के सेल से बनी हुई है, ठीक है, एक आपका होता है गैमेटिक, ठीक है, और एक होता है सोमैटिक सेल, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम उसे सेल टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इन अगर हम सोमैटिक या ऑटोसोमल सेल म्यूटेशन की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये प्रॉपर जो होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है जो कि क्रोमोसोमल स्तर पे बात कर सकते हैं कि क्रोमोसोमल स्तर पे आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो आपके चाहे सोमैटिक हो चाहे गैमेटिक हो। बस डिफरेंस ये रहता है कि आपका गैमेटिक जो गैमेटिक सेल में चेंजेस देखने को मिलती हैं वो हमारे स्पेसिफिक जो गैमेटिक बनाने वाले आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उन पे इफेक्ट देखने को मिलता है, और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं यानी कि हमारे होल बॉडी को बनाने में जो सेल्स फॉर्मेशन करती हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका सेल टाइप के बेसिस पे, ओके। चलिए हम दूसरे बेसिस पे बात करते हैं कि जो दूसरा आपका टाइप्स दिया गया है वो दिया गया आपके ऑन द बेसिस ऑफ डिटेक्शन। अगर हम डिटेक्शन के बेसिस पे बात करते हैं तो म्यूटेशन को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, दूसरा है आपका लीथल म्यूटेशन, तीसरा है आपका बायोकेमिकल म्यूटेशन, चौथा है आपका रेजिस्टेंस म्यूटेशन एंड पांचवा है आपका कंडीशनल म्यूटेशन, ठीक है। अब देखिए अगर हम मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे यानी कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हमें देखने को मिल रही हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन अ सेंस कि आपका जो आउटर अपीयरेंस होता है या मॉर्फोलॉजी तरीके से, तो अगर उनमें चेंजेस देखने को मिल रही हैं तो वो कहलाता है आपका मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, ठीक है। जैसे स्किन्स हो गए आपके, ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे बॉडीज़ के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की या आउटर अपीयरेंस की बात करते हैं तो वो हमारा कहलाता है मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, ओके। तो उसमें अगर चेंजेस देखने को मिलती हैं तो वो आपकी होती है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीथल म्यूटेशन। देखिए लीथल म्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं तो लीथल म्यूटेशन में डैट मीन ऐसा कोई म्यूटेशन जो काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी हार्मफुल तरीके से इफ़ेक्ट करे बॉडी पे, ठीक है, और वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो ट्रांसफ़र भी होती रहे, तो उस तरीके के म्यूटेशन में लीथल म्यूटेशन आता है, ओके। नेक्स्ट हम बायोकेमिकल म्यूटेशन की बात करते हैं। देखिए नाम से ही आप समझ रहे हैं जैसा कि बायोकेमिकल लिखा है, डैट मीन कि हमारी जो इन्वायरमेंट्स है इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि केमिकल बेस्ड चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट बॉडी पे देखने को मिलता है। तो जो वो केमिकल का इफेक्ट होता है एक्चुअली उससे जो कॉजेज़ होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे, तो उस इफेक्ट और चेंजेस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल म्यूटेशन का चेंज, ओके, यानी कि बायोकेमिकल के थ्रू म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस म्यूटेशन। अब देखिए रेजिस्टेंस से क्या, हमें पता है कि रेजिस्टेंस एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने बॉडी को क्या कर सके, मेंटेन करके रह सकते। अगर किसी प्रकार से अगर बॉडी में कोई डिफेक्ट देखने को मिल रहा है डैट मीन कि बॉडी किसी कॉजल ऑर्गेनिज्म को टॉलरेट नहीं कर पा रही है और बॉडी इफेक्ट हो जा रही है, डैट मीन एक तरीके से कह सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम या फिर इम्यूनोलॉजिकल तरीके से बॉडी रिस्पॉन्स सही से नहीं कर पा रही है, यानी कि अपनी रेजिस्टिविटी बॉडी नहीं शो कर पा रही है, तो तब अगर कोई म्यूटेशन देखने को मिले तो वो आपका रेजिस्टेंस म्यूटेशन में आता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल म्यूटेशन, ओके।
देखिए कंडीशनल म्यूटेशन की बात करें तो ये एक ऐसा म्यूटेशन है जो कि कंडीशन पे डिपेंड होता है, ठीक है, कि उसको किस तरीके का कंडीशन मिल रहा है। मे बी हम कह सकते हैं कि ये सभी आपकी कंडीशनल के अंदर आ सकते हैं, कि जैसे मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस आपको कैसा मिल रहा है, या फिर मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट कैसा देखने को मिल रहा है, या फिर लीथल इफेक्ट अगर देखने को मिल रहा है, या फिर बायोकेमिकल। तो ये ओवरऑल आपका कंडीशन, मतलब किस तरीके से बॉडी को क्या कंडीशन मिल रही है, जिस कंडीशन से वो अराइज हो रहा है और बॉडी में चेंजेस ला रहा है, और वो चेंजेस क्या है, वो आपका म्यूटेशन को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप। जो आपका नेक्स्ट टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल वेरिएशन, ठीक है। अगर हम क्रोमोसोमल वेरिएशन के बेसिस पे बात करते हैं तो आपका म्यूटेशन 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, यानी कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। एक आपका है माइक्रो म्यूटेशन और एक है आपका माइक्रो म्यूटेशन, ठीक है। अगर देखिए हम माइक्रो म्यूटेशन की बात करते हैं तो माइक्रो म्यूटेशन डैट मीन कि एक बड़ा चेंज जो देखने को मिले, ठीक है। तो वो कैसा चेंजेस होता है, वो जनरल चेंजेस होता है जो कि क्रोमोसोमल बेसिस पे देखने को मिलता है। तो हम उस तरीके के म्यूटेशन को क्या कहते हैं, माइक्रो म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो दूसरा है वो है आपका माइक्रो म्यूटेशन, ओके। इनमें जो चेंजेस देखने को मिलता है वो जीन के बेसिस पे देखने को मिलता है, तो वो हमारा कहलाता है क्या, माइक्रो म्यूटेशन। देखिए नेक्स्ट हम बेसिस पे बात करते हैं जो कि आपका क्रोमोसोमल वेरिएशन का था, जिस पे मैंने बताया ये टू टाइप्स के होते हैं, एक माइक्रो होता है एक मैक्रो। अब हम बात करते हैं माइक्रो म्यूटेशन की। तो माइक्रो म्यूटेशन की बात करें तो इनमें भी कई तरीके का म्यूटेशन देखने को मिला, ठीक है। पहला जो आपको जो जनरल चीज़ें आपके क्रोमोसोमल बेसिस पे देखने को मिली या क्रोमोसोमल बेसिस पे जो चेंजेस देखने को मिली वो एक्चुअली क्या आपका कहलाया गया, यूपॉलीप्लॉइडी के बारे में कहा गया। एंड नेक्स्ट है आपका पॉलीप्लॉइडी, नेक्स्ट आपका है ऑटोपॉलीप्लॉइडी, देन आपका एलोपॉलीप्लॉइडी, फिर यूपॉलीप्लॉइडी। ये सारे आपके कंडीशन जो बनते हैं वो बनते हैं आपके माइक्रो म्यूटेशन में। आइए हम समझते हैं कि एक्चुअली ये सारे क्या होते हैं या इनका इफेक्ट हम किस तरीके से देख सकते हैं क्रोमोसोमल बेसिस पे, ओके। हम पहला बात करते हैं यूपॉलीप्लॉइडी की। देखिए यूपॉलीप्लॉइडी एक ऐसा चेंज है म्यूटेशन का जहाँ पे हम पॉलीप्लॉइडी से तो आप समझ ही रहे हैं या फिर प्लॉइडी से आप समझ रहे हैं हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि हम आपके सेट्स ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम हैप्लॉइड कंडीशन या डिप्लॉइड कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो प्लॉइडी एक्चुअली आपका जो हमें बताए कि किस तरीके का कंडीशन बन रहा है कोई स्पीसीज, ठीक है, जो क्रोमोसोमल आपके सेट्स हैं उन पे बेस्ड है आपका। तो अगर हम यूप्लॉइडी की बात करते हैं आपका जो है, तो यूप्लॉइडी को हम मोनोप्लॉइडी के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसको मोनोप्लॉइडी के नाम से क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ अगर हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का कहने का ये मतलब है कि जैसे कि हमें पता है कि आपके 23 पेयर सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको कि हम 2n मानते हैं, ठीक, और टोटल हमारे 46 आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर वो जो हमारे सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है अगर वो कैसे है आपके मोनोप्लॉइडिक तरीके के, यानी कि हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आपको देखने को मिले, तो वो कंडीशन आपका कौन सा बनता है, यूप्लॉइडी म्यूटेशन का केस बनता है, जहाँ पे जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, हाफ होते हैं, ठीक है, जिनके वजह से इस तरीके का कंडीशन अराइज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी की। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, जो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं आपके क्रोमोसोम, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि डाइप्लॉइडी की बात को हम थोड़ा सा मतलब डाइप्लॉइडी से ज़्यादा, ठीक है, डाइप्लॉइडी का इन सेंस मतलब हो गया आपका जिसे हम डिप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। तो अगर उनमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम को ऐड कर देते हैं तो वो कंडीशन आपका पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन बनता है, ठीक है। जैसे कि आपका 3n हो गया, 4n हो गया या 6n हो गया, सो ऑन, ओके। तो वो कंडीशन आपका पॉलीप्लॉइडी का बनता है, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि 46 होता है तो 46 में 1 क्रोमोसोम और ऐड हो गए, या फिर 2 क्रोमोसोम ऐड हो गए, या फिर 3 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो गए, तो इस तरीके से तो वो आपका पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन बन जाता है,
ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइडी की। जो ऑटो पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन बनता है वो एक्चुअली होमोलॉगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पे देखने को मिलता है। आपको पता है दो तरीके से क्रोमोसोम अरेंज होती है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं और एक नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो इफेक्ट हमें ऑटो पॉलीप्लॉइडी के थ्रू दिखता है वो एक्चुअली किस क्रोमोसोम को इफेक्ट करता है, वो होमोलॉगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम को इफेक्ट करता है, और इस कंडीशन को हम ऑटो पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका एलोपॉलीप्लॉइडी। अगर हम एलोपॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं तो इनका जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो नॉन होमोलॉगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पे देखने को मिलता है, यानी कि ये जो इफेक्ट अपना डालते हैं वो नॉन होमोलॉगस सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पे अपने इफेक्ट को वो दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एयू पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए 2n+1 का कंडीशन बनता है या फिर 2n-1 का। देखिए इस कंडीशन का मतलब समझिए, इस कंडीशन का मतलब ये है कि हमें पता है 46 आपके क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो मे भी हो सकता है कि 46 में आपका अगर किसी एक क्रोमोसोम जो नंबर आपके अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तो उनमें एक आपका एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 46 में अगर हम एक ऐड कर दे रहे हैं तो वो कैसा बन जा रहा है, 47 नंबर्स में हो जा रहा है। ठीक है, तो वो आपका अगर देखिए जैसे कि 46 है, ठीक है, 46 में +1 कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ये 47 बन जा रहा है। ओके, तो ये क्या कहला रहा है, ये हुआ ना आपका 2n+1 का ये सेट्स बन रहा है। अगर इसी की जगह हम माइनस कर देते हैं, अगर जैसे कि आपका 46 -1 कर देते हैं, लाइक यहाँ पे अब क्या हुआ 45 हो गया, तो ये चेंजेस इस तरीके से कि क्रोमोसोम में मे बी एडिशन भी हो सकता है या फिर डिलीशन भी हो सकता है। ओके, तो ये आपका प्लॉइडी बनता है यूप्लॉइडी के नाम से। ओके, देखिए अभी हमने आपको बताया माइक्रो म्यूटेशन क्या होता है। अब हम दूसरे म्यूटेशन की बात करते हैं जो आपका क्रोमोसोमल वेरिएशन पे ही डिपेंड है, वो है आपका माइक्रो म्यूटेशन, जो कि आपके जीन म्यूटेशन पे बेस्ड है। ठीक है, ये दो तरीके के म्यूटेशन होते हैं। ये आपके बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के नाम से भी जाने जाते हैं, और दूसरा जो है वो आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो माइक्रो म्यूटेशन की बात करते हैं या जीन म्यूटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम नाइट्रोजीनस बेसिस की बात करते हैं कि नाइट्रोजीनस बेसिस के सब्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस होती हैं ये उनके बारे में हम ये इस म्यूटेशन में जानते हैं, या फिर क्या कंडीशन अराइज होता है नाइट्रोजीनस बेसिस के चेंज होने पे, वो आपके माइक्रो म्यूटेशन में जानने को मिलता है। ओके, फर्स्ट अगर हम बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन जो म्यूटेशन होता है यहाँ पे आपके नाइट्रोजीनस बेसिस में चेंजेस होते हैं, और ये चेंजेस दो तरीके से देखने को मिलते हैं। एक आपका मिलता है ट्रांजिशन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के नाम पे, दूसरा ट्रांसवर्जन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के नाम पे मिलता है। यहाँ पे नाइट्रोजीनस बेसिस जो होते हैं वो चेंज होते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रांजिशन या ट्रांसवर्सन की बात करते हैं, हमको पता है कि नाइट्रोजीनस बेसिस क्या होते हैं आपके, जैसे कि आपका नाइट्रोजीनस बेसिस में आपका एडेनिन है, ठीक है, ग्वाइनिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है, थाइमिन है। ठीक है, ये 5 तरीके के आपके नाइट्रोजीनस बेसिस है जो कि आपका डीएनए एंड आरएनए बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ओके, तो ट्रांजिशन की बात करते हैं या ट्रांसवर्जन की बात करते हैं तो यहीं पे आपके जो एडेनिन, ग्वाइनिन, थाइमिन, यूरासिल ये सारी चीज़ें हैं, इनमें चेंजेस देखने को मिलता है। देखिए अगर हम स्पेसिफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो अमीनो एसिड्स का चेंज होता है या फिर कह ले जो एक्चुअली नाइट्रोजीनस बेसिस का जो चेंज होता है वो आपका होता है, जैसे कि प्यूरिन एंड पिरामिडिन, 2 तरीके के नाइट्रोजीनस बेसिस होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिलता है वो हमें मिलता है प्यूरिन के बेसिस पे, कि प्यूरिन जो होगा वो आपका प्यूरिन में कन्वर्ट होगा और पिरामिडिन जो होगा वो पिरामिडिन पे में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरीके के चेंजेस को हम ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्सन नाइट्रोजीनस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन
के बेसिस पे। देखिए फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, आपको पता है फ्रेम, जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि कोई फ्रेम है जिसका शिफ्टिंग हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, म्यूटेशन। तो ये एक्चुअली किस फ्रेम की बात करें, ये फ्रेम की बात करिए आपकी क्रोमोसोम का होता है ना अरेंजमेंट, आप देखते हैं क्रोमोसोम का अरेंजमेंट एक फ्रेम बेसिस पे ही तो होता है। लाइक कि समझिए ये कोई फ्रेम है, ठीक है, जिसपे आपके क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है और इस पे आपके क्या जीन या एलील्स जो है वो इस तरीके से अरेंज है। तो ये क्या है, ये आपको फ्रेम ही तो है, एक तरीके का फ्रेम है ना। आप तो इसी, अगर इसी फ्रेम का सपोज करिए यहाँ से कोई फ्रेम आपकी निकल के आपकी दूसरी जगह ऐड हो रही है या फिर इंसर्ट किया जा रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि डिलीशन किया जाए या फिर इंसर्जन किया जाए, ठीक है। इंसर्जन का मतलब होता है एडिशन, ओके। तो इस तरीके से अगर फ्रेम में जो हम चेंजेस देखते हैं उनको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की नाम से जानते हैं। और ये म्यूटेशन दो तरीके से होता है, एक फॉरवर्ड म्यूटेशन होता है, दूसरा बैकवर्ड म्यूटेशन होता है। देखिए फॉरवर्ड म्यूटेशन का मतलब क्या है कि यही अगर जो फ्रेम है ये आपकी इनमें चेंजेस आगे की तरफ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये आपका पूरा फ्रेम है और यहाँ से चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपका बोल सकते हैं मिडिल से नहीं, किसी चाहे इस कॉर्नर से चाहे इस कॉर्नर से, ठीक है। तो ये चेंजेस अगर देखने को मिलते हैं तो ये फॉरवर्ड चेंजेस हो गया। अब देखिए बैकवर्ड हम म्यूटेशन को रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, रिवर्स म्यूटेशन के नाम से। डैट मीन देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर फॉरवर्ड म्यूटेशन हो रहा है तो ये म्यूटेशन में चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। डैट मीन कि अगर किसी आपका समझिए कि कोई आपका म्यूटेशन का, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई चीज़ कि अगर हमारे कोई भी कोडॉन में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो चेंजेस अगर समझ लीजिए कि अगर फेनिल से चेंज हो रहा है आपका टायरोसिन में, ओके, तो बाद में ये वापस से टायरोसिन से फेनिल में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। बट रिवर्स म्यूटेशन या बैकवर्ड म्यूटेशन में क्या होता है कि अगर फेनिल टायरोसिन में चेंज हो रहा है तो वो फिर से टायरोसिन से फेनिल में चेंज हो सकता है। बट ऐसा हम फॉरवर्ड म्यूटेशन में नहीं देखते, ये एक बार हो जाता है तो ये हो जाता है, इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलता। बट जो बैकवर्ड या रिवर्स म्यूटेशन होता है ये एक ऐसा म्यूटेशन होता है कि जिसमें इनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये रिवर्स कर सकते हैं अपने आप को, फिर से अपने आप को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकते हैं। बट वो एक्चुअली एक तरीके का म्यूटेशन ही कहलाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑल ओवर मैक्रो म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल वेरिएशन, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पे, ठीक है, कि अगर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर पे जो चेंजेस देखने को मिल रही हैं या म्यूटेशन देखने को मिल रही हैं वो किस तरीके से या किस वे में हमें देखने को मिलेंगे। तो अगर हम क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें आपका डिलीशन म्यूटेशन देखने को मिलता है, ट्रांसलोकेशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ये आपके टाइप से हैं, ये भी म्यूटेशन के हैं। अगर हम बात करते हैं डिलीशन म्यूटेशन की, तो या डिलीशन की अगर हम बात करते हैं तो जो डिलीशन म्यूटेशन होता है यहाँ पे जैसे कि किसी भी जीन का डिलीट हो जाना, ठीक है, उस फ्रेम से, जो क्रोमोसोमल फ्रेम होती है उससे किसी भी जीन का डिलीट हो जाना। तो अगर कोई जीन डिलीट हो जा रही है तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है अगर किसी चीज़ का डिलीट हो जाना होगा तो वो एक तरीके का डिफेक्ट शो करेगा ही बॉडी, ठीक है, तो वो आपका आता है डिलीशन म्यूटेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये हो गया कि सपोज करिए एक फ्रेम है और आपका नेक्स्ट फ्रेम है, तो यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो आपके ट्रांसलोकेट हो जाते हैं अदर साइड पे, ठीक है। तो अदर साइड पे अगर वो ट्रांसलोकेट हो जा रहे हैं, अदर साइड कहने का मतलब है कि एक फ्रेम से अगर दूसरे फ्रेम पे वो चले जा रहे हैं तो उस तरीके का जो आपका म्यूटेशन कहलाता है वो कहलाता है ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुप्लीकेशन का। देखिए डुप्लीकेशन म्यूटेशन वह कंडीशन है या फिर वह प्रोसेस है कि जहाँ पे सेम ही जीन का क्या होता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी कि सेम ही जीन इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये रहा आपका क्रोमोसोमल फ्रेम, ठीक है। अब इस पर सपोज करिए कि इस पे है आपका क्या, जैसे कि ए हो गया जीन आपका प्रेजेंट है, ठीक है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, ओके। तो अब सपोज करिए कि क्या होगा कि सेम तरीके का आपका यहाँ एक और ए का प्रेजेंट होना हो जाएगा, यानी कि सेम तरीके का जीन एक और आपके
उसी फ्रेम पे प्रेजेंट हो जाता है, यानी कि एक ही जीन का क्या हो जा रहा है, डबलिंग हो जा रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, डुप्लीकेशन। तो इस तरीके के म्यूटेशन को हम डुप्लीकेशन म्यूटेशन कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आपका इन्वर्जन म्यूटेशन होता है। जो इन्वर्जन म्यूटेशन होता है, इनमें क्या होता है कि ये जो आपकी फ्रेम होती हैं, जब प्रोसेस होता है आपके रिप्लिकेशन का या ट्रांसवर्जन का, तो यहाँ पे इन्वर्स होती हैं ना, ये जो फ्रेम्स होती है वो कुछ इस तरीके से देखिए इन्वर्स होती हैं। ठीक है, यही फ्रेम है जो कि इस तरीके से अरेंज किया गया आपका। ठीक, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, ये फ्रेम ही है आपका एक्चुअली, जिनमें कि सपोज करिए ए बी सी डी और ई इस तरीके से प्रेजेंट, इधर ए बी सी डी ई इस तरीके से आपका जीन प्रेजेंट है। तो इनमें देखेंगे जब ये इन्वर्ट हो रही है, देख रहे हैं ना, ये आपकी अंदर की तरफ चली जा रही है, ये आपकी बाहर की तरफ, और ये जो आपका जो पॉइंट है, स्पेसिफिक जो पॉइंट है ये आपका, यहाँ आके देखिए क्या थोड़ा सा एक दूसरे से क्या हो जा रही है, इंटरकनेक्ट हो जा रही है, जिसके वजह से इन्वर्जन होने के समय जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है या कि कोई जीन ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है या फिर वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन नहीं कर पाती है, तो वो हमारा आता है इन्वर्जन म्यूटेशन में। अंडरस्टूड? देखिए, अभी तक हमने म्यूटेशन को कवर किया है। ठीक है, कि म्यूटेशन क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसके क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम म्यूटेशन में कुछ ऐसे एब्रिएशन है या फिर आपके कह सकते हैं डिसऑर्डर है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, जो कि आपके ह्यूमन रिलेटेड आते हैं, जिनको हम ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर या एब्रिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए दो तरीके के एब्रेशन होते हैं या फिर आपके डिसऑर्डर होते हैं। आपका एक होता है, पहला जो कि होता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर या एब्रेशन के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या एब्रेशन। ठीक है, अगर ऑटोसोमल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ऑटोसोमल से हम किन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हो तो इसमें कई तरीके के आपके डिजीज़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया, क्री-चैट सिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो सिंड्रोम आते हैं ये आपके ऑटोसोमल डिसऑर्डर में आते हैं, बट एक्चुअली जो आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है, कि आपके सिलेबस में जो है मतलब कि डाउन सिंड्रोम के बारे में सिर्फ पढ़ना है। देखिए अगर हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, ओके, तो डाउन सिंड्रोम को हम मैंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए ये मैंगोलियन सिंड्रोम एक्चुअली क्यों इसका नाम रखा गया, क्योंकि आपके मैंगोलियन एक तरीके का इवोल्यूशनरी टाइम पे कुछ आपके ह्यूमन स्पीसीज थे, ठीक है, जो कि मैंगोलियन कैटेगरी से वो बिलोंग करते थे, तो उनके जैसा जो इफेक्ट जो देखने को मिलता है ना, तो उनके बॉडी अपीयरेंस के जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके वजह से इसका नाम मैंगोलियन सिंड्रोम भी पड़ा। देखिए डाउन सिंड्रोम को डाउन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, ठीक है, और इस सिंड्रोम में उन्होंने बताया था कि इसे हम 21 ट्राइसोमी सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। देखिए 21 ट्राइसोमी सिंड्रोम का मतलब क्या हुआ कि जो 21 बात की जा रही है, ये एक्चुअली बात की जा रही है कि 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे ही इफेक्ट देखने को मिलता है। समझ रहे हैं? जैसे कि आपको पता है 46 पूरे होते हैं क्रोमोसोम, ओके, ये सारे अरेंज होते हैं, तो जो 21 वाला क्रोमोसोम होता है, नंबर ऑफ जो 21 क्रोमोसोम होते हैं, यहीं पे डिफेक्ट देखने को एक्चुअली मिलते हैं। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे इस तरीके से हम मान सकते हैं कि जैसे कि 21 वाले क्रोमोसोम पे ही इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि 21 वाला क्रोमोसोम ही आपका कैसा होगा, इफेक्टेड होगा। ठीक, अब इनमें अगर हम सिम्टम की बात करें तो सिम्टम की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि स्मॉल आइज देखने को मिलेगी, ठीक है, और आपके मेंटल रिटार्डनेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जेनाइटल या फिर गोनैक्स अनडेवलप्ड होंगे, एंड आपके जो फेस का जो अपीयरेंस होगा वो फ्लैट हो सकता है, हाथों का अपीयरेंस स्टबी टाइप का देखने को मिल सकता है। तो ये सब आपके डाउन सिंड्रोम के क्या हैं,
के अंदर आने वाले सिम्टम्स है कि किससे हम जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनको आइडेंटिफाई या फिर डिटेक्ट करना है तो ये सारे सिम्टम्स हमें दिखने चाहिए, और साथ ही साथ 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे डिफेक्ट देखने को अगर मिल रहा है तो वो कंडीशन डाउन सिंड्रोम कंडीशन का बनता है। ओके, अंडरस्टूड? देखिए अभी तक हमने बात किया ऑटोसोमल डिसऑर्डर या एब्रेशन के बारे में, और हमने पढ़ा कि उनमें क्या क्या या किस टाइप के एब्रेशंस देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट हम सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या एब्रेशन की बात करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे या फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 2 सिंड्रोम के बारे में पढ़ने हैं। वैसे तो और सारे भी सिंड्रोम्स आपके सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या एब्रेशंस में देखने को मिलते हैं, बट जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो पहला है आपका टर्नर सिंड्रोम और नेक्स्ट है दूसरा है आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो टर्नर सिंड्रोम में एक्चुअली हमें क्या देखने को मिलता है कि आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें से मे भी हो सकता है आपका X या Y, ये 2 आपको पता है कि जो आपके जो गैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो गैमेटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है वो X होते हैं एंड Y होते हैं, ठीक है। तो उनमें से चांसेस हो सकते हैं कि कोई अगर फीमेल का केस है तो उसमें से एक X आपकी क्या होगी, वो डिलीट हो जाएगी, या फिर उसमें किसी एक X में वो क्या होगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे? दैट मीन कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका 44 है, अब XX अगर ये कंडीशन बनेगा तो ये क्या, ये फीमेल की कंडीशन बन जाएगी, ओके, समझ रहे? और अगर यही 44 प्लस XY बनेगा तो ये आपका मेल का कंडीशन बन जाएगा, यही ना समझते हम। तो मे भी हो सकता है कि ये अगर ये Y आपका डिफेक्ट हो रहा है या फिर ये X हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं कि Y या X ये दोनों क्या हो जा रहे हैं, आपके डिफेक्टेड हो जा रहा है, तो हमें जो एक्चुअली इस टर्नर सिंड्रोम में जो हमें रिजल्टेंट मिलता है वो मिलता है 44 प्लस X का, ठीक है, समझ रहे बात को। यानी कि अब क्या होगा कि ये जो आपका Y या X इन दोनों में डिफेक्ट देखने को मिलेगा, और जब इस तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है तो वो आपका टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअली देखिए ये जो आपका 44 प्लस X का मिल रहा है, ये एक तरीके का क्या क्या मतलब सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर हमें पहचानना हो कि टर्नर सिंड्रोम क्या है तो हम क्या क्या सिम्टम्स, सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ये है आपका कि अगर टर्नर सिंड्रोम को हमें समझना है तो अगर हमें कंडीशन इस तरीके से 44 प्लस X का दिख रहा है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि आपकी जो मेल या फीमेल बॉडी होगी वो कैसी होगी, स्टेराइल होगी, समझ रहे हैं। यानी कि उनमें गोनेट्स का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर फीमेल है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ओवुलेशन वगैरह नहीं होगा, और फीमेल है तो स्पर्म का फॉर्मेशन वगैरह नहीं होगा। तो इस तरीके का स्टेराइल कहने का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मे बी वो ट्रांसजेंडर रिलेटेड चीज़ों को भी थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से स्टेराइल दैट मीन कि फीमेल बॉडी बेबी को कंसीव नहीं कर सकती है, स्टेराइल का मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन ना हो मेल के कंडीशन में, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ओके। तो आपका ये कंडीशन टर्नर सिंड्रोम में देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा ये जो टर्नर सिंड्रोम का कंडीशन जो बनता है ये ज़्यादातर इन कंपेयर टू मेल, फीमेल बॉडी में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट है आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी X के साथ एक एक्स्ट्रा Y आके ऐड हो जाता है। तो ये जो आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये एक्चुअली मेल में देखने को मिलता है इन कंपेयर टू फीमेल, यानी मेल के कंडीशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल में ही दिखेगा, फीमेल में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर फीमेल में इस तरीके का कंडीशन अराइज हो रहा है तो उनमें क्या बोलते हैं कि ब्रेस्ट का फॉर्मेशन इनलार्ज हो सकता है, ओके। और आपके जो गोनर्स या जेनेटेलिया है ये अनडेवलप्ड हो सकते हैं, ओके। और आपके अगर मेल के केस में बात करेंगे तो जो उनके लेग्स एंड हैंड होते हैं ये काफ़ी लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का कंडीशन आपके क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में मिलता है, और जो केस एक्चुअली बनता है आपके वो बनता है 44 प्लस XXY का, अंडरस्टूड।
फिलहाल तो ये रहा हमारा पूरा म्यूटेशन का बात कि हमने आज जो ओवरव्यू की अगर बात करें तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि म्यूटेशन क्या होता है, किसने दिया, कि इनके द्वारा आया, और फिर जो आपके दूसरे साइंटिस्ट थे उनके बारे में भी थोड़ा सा हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने उसी से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर एंड एब्रेशन को भी हमने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में यहीं तक हम इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।